में केरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करेंगे आज। कंपनी इस आईपीओ के द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रही है और फ्रेश इशू है टोटल 0.32 करोड़ शेयर एग्रीगेटिंग, मतलब 250 करोड़ के फ्रेश इशू रहेंगे, मतलब 50% ऑफर फॉर सेल रहेगा और 50% फ्रेश इशू रहेगा। टोटल 500 करोड़ इकट्ठा कर रही है इस आईपीओ के द्वारा। अभी तक इस आईपीओ में कितना सब्सक्राइब हो चुका है और इसका जीएमपी कितना चल रहा है, उसके स्टेटमेंट कैसे, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसका फेस वैल्यू रहेगा 5 रुपीज़ पर शेयर और इसका प्राइस बैंड रहेगा मिनिमम 745 रुपीज़ से 785 रुपीज़ पर शेयर। तो हालांकि जब आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना होगा, तभी आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप ये 745 पे कर देते हो तो आपको ये आईपीओ आपका मतलब लगभग रिजेक्ट ही हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, क्योंकि अगर मैक्सिमम एप्लीकेशन हो जाते और सब्सक्राइब हो जाता तो ये जो मिनिमम प्राइस पे अप्लाई करेंगे उनको रिजेक्ट ही हो जाएंगे उनकी डायरेक्टली। तो कभी भी आईपीओ आप अगर आप अच्छा आईपीओ में अप्लाई करते हो तो इसका हायर वैल्यू के शेयर पे ही अप्लाई करिए। बेसिकली कई डीमैट अकाउंट में ऑप्शन रहता है कि कट ऑफ का ये एक बॉक्स होता है, वहाँ पे टिक करो तो ऑटोमेटिकली 785 रुपीज़ पर शेयर ही कलेक्ट हो जाता है, तो जो भी प्राइस रहेगी। तो इसके वन लॉट में 19 शेयर्स रहेंगे। इसकी डेट 23 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 26 को क्लोज हो रहा है और अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 27 तारीख को। और अगर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उनको रिफंड मिल जाएंगे 30 दिसंबर को। और जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है उनके डीमैट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 30 तारीख को ही, मतलब सेम डे पे रिफंड भी मिलेगा और जिनको नहीं मिला है उनको, और जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको शेयर भी मिल जाएंगे डायरेक्टली उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने स्टार्ट हो जाएंगे 30 तारीख को, या फिर लिस्टिंग डेट के फर्स्ट डे मॉर्निंग में भी हो सकता है कईयों को, बट मोस्टली रात को ही हो जाता है। या जब 30 को मार्केट क्लोज हो जाएगा तो उसी दिन रात को या शाम को हो जाता है क्रेडिट वगैरह। तो अगर हम अभी यहाँ पे कट ऑफ टाइम की बात करें या यूपीआई का, तो 26 तारीख को 5 बजे के पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद फिर इसका आपको आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और इसकी अगर हम एक लॉट में पैसे की बात करें तो 14,915 रुपीज़ लगेंगे आपको 19 शेयर्स के 785 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एक लॉट के लिए। अगर आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर 14 लॉट अप्लाई करते हो तो आप फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में चले जाएंगे। उसके लिए आपको 2,08,000 रुपये 810 रुपये लगेंगे। और मैक्सिमम स्मॉल एचएनआई लगा सकते हैं 67 लॉट, लगभग 10 लाख के नीचे। और बिग एचएनआई 10 लाख के ऊपर जो भी अप्लाई कर देते हैं वो बिग एचएनआई में चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं किसका कितना पोर्शन रहेगा। तो एंकर इन्वेस्टर का रहेगा तो लगभग 30% और क्यूआईबी का रहेगा 20% के नीचे, और BNII 10 लाख के नीचे जो स्मॉल एचएनआई रहेंगे वो उनके लिए रहेगा 10% के ही नीचे। और स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई के लिए रहेगा 10% के नीचे, स्मॉल एचएनआई के लिए रहेगा 5% के नीचे, और रिटेल कैटेगरी के लिए रखा है 35% के नीचे, और एम्प्लॉय के लिए भी रखा है कंपनी ने 0.3% का। तो टोटल 100% हो जाएगा अगर आप इनका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो भी इसके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम डायरेक्टली, और फिर ये देखेंगे कि कंपनी कब स्टार्ट हो रही है, हो गई थी और क्या कर रहे हैं। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट पे अगर हम चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंपनी की जो एसेट है वो आपको 2022, 2023 और 2024 पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखने को मिलेगा, और ये 2 क्वार्टर तक आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड ऑफ क्वार्टर तक। मतलब ये जो एसेट रहेंगे, रेवेन्यू रहेगा, रिजल्ट रहेगा, ये 2 क्वार्टर का, मतलब हाफ ईयर का रहे मान सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 का। तो 56 करोड़ के एसेट है, फिर बढ़ के 2023 में 93 करोड़ हो गए, और फिर बढ़ के 2024 में 175 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। हालांकि एसेट तो लगातार बढ़ रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। और हाफ ईयर 2025 फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी के एसेट डबल हो चुके हैं, मतलब 509 करोड़, डबल से भी ज़्यादा। अभी रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 37 करोड़ 2022 में, 2023 में 95 करोड़ लगभग, और 2024 में 213 करोड़, लगभग 14 करोड़।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली कंपनी रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रही है, तो ये प्लस पॉइंट है। अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है कंपनी का, अगर बिजनेस अच्छा हो रहा है तो फिर इनके रेवेन्यू भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं हमें। अभी 6 मंथ तक भी बात करें तो लगभग 125 करोड़ के भी ऊपर पहुंच चुका है रेवेन्यू फर्स्ट सेकंड टू क्वार्टर का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में लगभग कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था, लॉस नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे लगभग 3.40 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है आफ्टर टैक्स। और 31 मार्च 2023 में लगभग कंपनी ने 23 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट किया है आफ्टर टैक्स। और आफ्टर टैक्स की भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2024 में कंपनी ने लगभग डबल या डबल से भी ज़्यादा 2.5 गुना यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है 58 करोड़ का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 25 के 39 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। वेरी गुड। ये कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो एसेट लगातार बढ़ रहे हैं, इनका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है और रेवेन्यू के बाद ये नेट प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं आफ्टर टैक्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नेटवर्थ की भी बात की जाए तो यहाँ पे 27 करोड़ 22 में, फिर 23 में 49 करोड़ और 24 में 109 करोड़ और अभी सेकंड क्वार्टर तक 390 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो अगर कंपनी सब कुछ अच्छा है, इसके रिजर्व भी देखने होते हैं कि कंपनी उनके पास कितना रिजर्व रख रही है कैश में। तो यहाँ पे सरप्लस की बात करें तो 27 करोड़ था 2022 में, 2023 में 48 करोड़ था, जो कि अगले साल फिर से बढ़ के 87 करोड़ तक पहुँच चुका है, मतलब लगभग डबल 2024 में अभी। और 6 मंथ तक ही 113 करोड़। और बोरोइंग की भी बात की जाए तो यहाँ पे 17 करोड़ था 2022 में, 2023 में बढ़ के 22 करोड़ हो चुका है और 2024 में फिर से बढ़ के 28 करोड़ हो चुका है। और अभी 6 मंथ तक 2 क्वार्टर तक 75 करोड़ पहुँच चुका है। हालांकि अभी फर्स्ट 2 क्वार्टर में यहाँ पे बोरोइंग कंपनी का ज़्यादा है, बट जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इनके डेट नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें एरोस्पेस है, ये यूनिमेक एरोस्पेस कंपनी की, तो यहाँ पे कंपनी ने 125% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। मतलब 2023 और 2024 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2023 और 2024 की, तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ये वाला 23 और 24, यहाँ पे जो इनका ग्रोथ है लगभग 125% से 155% है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऑसम। अगर हम इसके केपीआई की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी का मार्केट कैप आपको लगभग 4,000 करोड़ का देखने को मिलेगा एज पर 31 मार्च 2024। मतलब उसके बाद अगर कंपनी का वैल्यूएशन बड़ा होगा तो ये मार्केट कैप ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 53.54 लगभग 54%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी यहाँ पे 54% है, मतलब बढ़िया, वेल एंड गुड। डेब्ट टू इक्विटी 0.32, ओनली 0.32, मतलब एक के नीचे है तो बढ़िया है, और ये तो 0.5 से भी नीचे है, तो वेरी गुड। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की भी बात की जाए तो वो भी लगभग 54% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो ये भी 28% है। और बुक वैल्यू भी 32 पे देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत बढ़िया इनकी स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। उनके केपीआई भी अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे नहीं, वेरी गुड देखने को मिल रहे हो। कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं, कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, कंपनी का सरप्लस बढ़ रहा है। डेट इतने ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जितने स्पीड से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। और रेवेन्यू के साथ एसेट भी कंपनी बढ़ा रही है, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म विजन रहेगा, तभी ये स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। अगर कंपनी बस आईपीओ के द्वारा पैसे उठाने के बाद कुछ करने वाली नहीं है तो यहाँ पे वो एसेट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेगी। और पिछले 2 साल में ही आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा, उसके पहले सालों में नहीं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ईयर ऑन ईयर एवरी ईयर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को नज़र आ रहा है हमें। और एसेट भी बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, डेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर है। और यहाँ पे ईपीएस की भी बात की जाए तो 12.19 का ईपीएस था प्री आईपीओ, और पोस्ट आईपीओ 15.21 का। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे ईपीएस बढ़े तो हमारा पी रेशो कम हो जाएगा, राइट। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे पी हमें देखने को मिल रहा था प्री आईपीओ 64 का, जो कि अभी 51.61 लगभग 52 का देखने को मिल रहा है। हालांकि पी ज़्यादा है, बट इसके कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो यहाँ पे इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में पी ज़्यादा ही
है, अभी सेक्टर का ही पी ज़्यादा है। तो ये ठीक है इसके हिसाब से, स्मॉल कैप कंपनी है, बट यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होता है। बट आईपीओ की बात की जाए तो स्टेटमेंट बढ़िया है, तो क्या और जाहिर सी बात रहेगी कि इसका जीएमपी भी ज़्यादा रहेगा और इसमें सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा आएगा। और अभी देखते हैं मार्केट का क्या हाल रहता है, उसके ऊपर भी आईपीओ का जो जीएमपी है वो डिपेंड होता है। और कंपनी इस आईपीओ के द्वारा जो भी पैसे उठाने वाली है तो उसका क्या करने वाली है। तो कंपनी जो इस आईपीओ के द्वारा पैसे उठाने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट बाय करने वाली है कंपनी को और ग्रोथ करने के लिए। और कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। और कंपनी अपना सब्सिडरी है परचेस ऑफ मशीनरीज और एंड इक्विपमेंट, तो वहाँ पे भी खर्च करेगी उनके सब्सिडरी के ऊपर। और फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो मतलब कंपनी को वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वहाँ पे भी ये 500 करोड़ का इस्तेमाल करने वाले। 500 करोड़ तो कंपनी के पास नहीं जाएगा, 250 करोड़ ही जाएगा, क्योंकि फ्रेश इशू 250 करोड़ का है। 250 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है, जो पुराने इन्वेस्टर है उनको पैसा मिलेगा, सेल करके कंपनी के बाहर चले जाएंगे। तो रिपेमेंट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है, कर्जा है, तो वो सर्टन कुछ सर्टन अमाउंट यहाँ पे बोरोइंग पे करने के लिए भी यूज़ करने वाली है। और बाकी का तो आईपीओ के लिए कुछ खर्चा होता है तो वहाँ पे भी यूज़ करने वाली है। तो ये 250 करोड़ का रहेगा पोर्टफोलियो उनका, कहाँ पे कितना खर्च करने वाले। हालांकि कितना करने वाले ये तो नहीं बताया, बट टोटल कहाँ कहाँ पे यूज़ होने वाले इन पैसों का ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, सबसे पहले कंपनी कब स्टार्ट हुई थी ये देखते। तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2016 में, ठीक है। तो कंपनी कहाँ पे काम करते थे, कंपनी एरोस्पेस में जो प्रोडक्ट होते हैं और बिल्ड एंड प्रिंट, बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस, तो वहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी के पास लगभग 2022 और 2024 में मैन्युफैक्चर लगभग 356 एसक्यूज़ में काम किया है कंपनी ने। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि टूलिंग एंड प्रिसीजन कॉम्प्लेक्स सब असेंबलीज कैटेगरी 624 एसक्यूज इन द प्रिसीजन मशीन। और तो ये बहुत ही इनके एसक्यू है, बहुत प्रोडक्ट के ऊपर ही कंपनी काम कर रही है। मोस्टली यहाँ पे एरोस्पेस के जो प्रोडक्ट रहते हैं तो वहाँ पे भी ये कंपनी काम कर रही है। तो ये डिफेंस सेक्टर में भी मतलब जाता है, मतलब डिफेंस सेक्टर ही है, बट अलग अलग भी है, डिफेंस के अलावा भी कुछ एसक्यूज में काम करती है। और ये कंपनी के पास अभी 26 कस्टमर से भी ज़्यादा 26 से भी ज़्यादा कस्टमर है 7 कंट्रीज़ में। और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बैंगलोर में है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एरिया है जो 1,20,000 स्क्वायर फीट है। और ये लोकेटेड है पिनाया में, स्पेंस और 30,000 स्क्वायर फीट वाइल यूनिट टू सिचुएशन इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियर बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नियर बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और कितने कितने के इनके फैसिलिटीज़ है वो भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। 1,20,000 स्क्वायर फीट का एक रहेगा यूनिट 1, और फिर 90,000 स्क्वायर फीट का भी रहेगा कुछ यूनिट 3, और यूनिट 2 30,000 स्क्वायर फीट का रहेगा। और रजिस्टर है आईएसओ के साथ, हालांकि ये बड़ी बात नहीं है, आईएसओ तो हर किसी को मिल ही जाता है। एज ऑफ मार्च 31 2024 कंपनी हैड 384 एम्प्लॉयज़। तो 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 384 एम्प्लॉयज़ थे। और अभी देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं। तो एरो इंजन टूलिंग है, हालांकि आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ये डिटेल है एरो इंजन टूलिंग, एयर फ्रेम टूलिंग, प्रिसीजन पार्ट्स, प्रिसीजन सब सिस्टम। तो यहाँ पे है कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स और ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज केपेबल डिलीवरिंग हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इनके क्या है, कॉम्पिटिटर से क्या अलग करते हैं, तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये कंपनी का कहना है कि एक्सपर्ट ड्रिवन प्लेयर विद अ ग्लोबल डिलीवरी सर्विस मॉडल। तो ये इनका जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर कंपनी को बहुत ही ज़्यादा भरोसा है और ये इनके ग्लोबली कस्टमर है। तो ये अच्छी बात है जो कि उनके स्टेटमेंट से देखने को मिल रहा ही है हमें। और अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न प्री आईपीओ 91.83% देखने को मिल रहा था। और कंपनी का जो स्टेटमेंट है वो है सब कुछ बढ़िया है। अभी चलते हैं हम जीएमपी के ऊपर, जो कि कई लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि अभी जीएमपी क्या होगा कंपनी का। तो चलते हैं जीएमपी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 तारीख को जीएमपी है कंपनी का। यहाँ पे तो छुट्टी है तो ये तो कल का ही दिखाएगा, इस डेट का 24 का। तो जीएमपी 510 का है, 785 के, तो हिसाब से 65% हमें गेन देखने को मिल सकता है अगर इस प्राइस पे लिस्ट होता है तो। और उसके पहले भी था सेम ही
JMP चल रहा था जिस दिन IPO ओपन हुआ था, और IPO ओपन होने के पहले 61% पे JMP देखने को मिल रहा था। तो लगातार यहाँ पे JMP भी बढ़ने को मिल रहा है। स्टार्ट हुआ था लगभग 52% से, और अभी चल रहा है 405 से स्टार्ट हुआ था और 510 पे JMP चल रहा है। अभी कंपनी के पास एक दिन है सब्सक्रिप्शन के लिए, फिर अभी देखते हैं उसका JMP अगले दिन बढ़ता है या घटता है। तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर भी। अभी कल के दिन मार्केट कैसा रहता है, अप ट्रेंड रहता है या डाउन ट्रेंड रहता है, उसके हिसाब से JMP चेंज होने के चांसेस या संभावना हो सकती है। ऐसा नहीं कि 100% मार्केट ऊपर जाएगा तो JMP भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये IPO मेरे लिए तो अच्छा लग रहा है। मैं सारे मेरे जितने डीमैट अकाउंट रहेंगे उस पर मैं एक एक लॉट के लिए जाऊँगा, हर किसी डीमैट में। तो और मैं HNI कैटेगरी में स्मॉल HNI या बिग HNI में तो नहीं अप्लाई करूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑलरेडी कई गुना सब्सक्राइब होने की संभावना है। तो रिटेल में ही जाऊँगा मैं, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर के डीमैट रहेंगे वहाँ पे मैं एक एक लॉट के लिए। तो 9.6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है अभी तक। पहले दिन पे रिटेल कैटेगरी ने 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, फिर लगभग 11 गुना हो चुका है एंड ऑफ द सेकेंड डे। और यहाँ पे QIB की भी बात करें तो लगभग 5 गुना हो चुका है, और पहले दिन 2.5 गुना था। NNI कैटेगरी की भी बात करें तो 4.25 गुना हुआ था, फिर लगभग 13 गुना हो चुका है सेकेंड डे पे। और स्मॉल HNI की बात करें तो 2.5 गुना से लेके डायरेक्टली 8.5 गुना तक पहुंच चुका है। और बिग HNI की बात करें तो 7.66 से लगभग 21, मतलब ट्रिपल। तो इसलिए मैं यहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा कि रिटेल में ही जाऊँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को भी भरोसा है, तो एम्प्लॉय ने भी अच्छा खासा यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या होता है, और अगले IPO के बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगा कि